हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए आज कुछ नए टाइप्स के मैथमेटिक्स के चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे फिजिक्स में काम आएगी, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। इसमें जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई जाएंगी ये सभी चीज़ें फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल करेंगे हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों टाइम पे। यानी कि क्लास 11 क्लास 12 की फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इनका। बहुत ही क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस के टाइम पे ये वाले टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, राइट। अगर हो सकता है कि आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, तो उस टाइम पे आप कुछ मत करिए, आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे रख के देख लीजिए, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए, राइट। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होते हैं? इनसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता है, इनसे नियरेस्ट आंसर पता चलता है ना। तो नियरेस्ट आंसर हम फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है एग्जाम में, फिर भी हमें उनको सॉल्व करना होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में कि रूट 1.06 इसकी वैल्यू चाहिए आपको अब सॉल्व करने के टाइम पे, तब आप कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। वो अप्रोक्सीमेशन को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। देखना इधर, बाइनोमियल मतलब दो टर्म है ना। तो यहाँ पे 1 और x दो टर्म है, इनका एक्सपेंशन करना है हमें कितने पावर में? n के पावर में। तो अब हम क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स होल पावर n जो भी है, इसे मैं किस रूप में लिख लूंगा? 1 प्लस एन एक्स के रूप में लिखूंगा। कब लिख सकता हूँ? इसके लिए कंडीशन है x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए, किसके कंपेरिजन में? 1 के कंपेरिजन में। अगर आप देखेंगे कि x की वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो x बहुत बहुत छोटा लगना चाहिए, तब जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो 1 प्लस एक्स होल पावर n रहा, तो कुछ नहीं करेंगे, हम n को x से मल्टीप्लाई करके इस 1 के साथ जोड़ देंगे, करेक्ट। अगर 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस एन दिया होगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? इस माइनस एन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एन एक्स। तो इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वैसे ही 1 माइनस एक्स होल पावर n रहेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, n को x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एज इट इज रखेंगे। उसके बाद 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस एन होगा, तो हम माइनस एन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे साइन प्लस बन जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ नहीं करना है, पावर को लाके नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इतना याद रहे कि ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे, ये अप्रोक्सीमेशन तभी लगाएंगे जब x की वैल्यू बहुत छोटी हो, किसके कंपैरिजन में? या 1 के कंपैरिजन में। सही है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 1.02 का रूट कितना आएगा, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1.02 रूट मतलब कितना होता है? पावर 1/2, बराबर। तो मैं इस 1.02 को ऐसे लिख दूं तो चलेगा ना? 1 प्लस 0.02। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए, यही आएगा, है ना। तो पावर कितना है? 1/2। अब जरा देखना, ये 1 है, ये x है ना। इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। तब मैं चुपचाप फार्मूला क्या लगाऊंगा? 1 एज इट इज रखूंगा, सेंटर में प्लस है, ऊपर भी प्लस है, तो मैं यहाँ पे प्लस ही लगा दूंगा। यानी कि वैल्यू कितनी है? 1/2। x की वैल्यू कितनी है? 0.02, बराबर। तो यहां से ये वाला 2 इसके साथ काट देंगे, तो ये होगा 1। तो क्या बच रहा है? 1 प्लस 0.01। क्लियर? अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1.01। आप चाहे तो इसको रूट में चेक करके देख लेना कैलकुलेटर से, तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? 1.003 होल पावर 1/3 है। तो मैं पहले इसको 1 प्लस एक्स के रूप में लिख दूं। तो यहां से देखिए, 1 प्लस 0.003 पावर 1/3, करेक्ट है। तो मैंने इस 1.003 को ऐसे लिखा है, 1 प्लस 0.003 होल पावर 1/3। अब देखना, ये 1 है, ये x है, ये पावर n है। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 1 से कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है, तो उस टाइम हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस एन एक्स। तो ये रहा आपका 1, n की वैल्यू कितनी है? 1/3। ये रहा आपका ये x 0.003, बराबर। ये वाला 3 इसके साथ काट देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 0.001। तो इसका आंसर आएगा 1.001। अगर आप इस चीज का क्यूब रूट निकालते हैं तो आपको यही आंसर आएगा, चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? 1 डिवाइडेड बाई 0.98 कितना होता है बल्कि पूछा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? एक काम करिए, इसको पावर कुछ नहीं है तो 1 बोल के मान लीजिए। इस पावर को आप ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? -1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कैसे? 1 सॉरी
0.98 पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। इस 0.98 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02। सही है। अगर आप 1 में से इतना माइनस करेंगे तो आपको 0.98 ही मिलेगा, चाहे तो चेक करके देख लो। तो ये वाला होल पावर -1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखना, ये वाला 1 है, ये माइनस है, ये x है, ये वाला n है। ये कैसा दिख रहा है? 1 माइनस एक्स होल पावर -n। तो ये वैल्यू जो भी है 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो उस टाइम में हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? 1 प्लस nx। सही है, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, राइट? या फिर मैं लिख ही देता हूं ऐसे, ये वाला 1 एज इट इज, माइनस n की वैल्यू कितनी है? -1, और x की वैल्यू कितनी है? 0.02। बराबर। तो अब यहां से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस 0.02 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 1.02। चाहो तो चेक कर लो, आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, 1 डिवाइडेड बाई 0.98 कितना आता है? आपको आंसर इतना ही आएगा, है? तो ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके पास, 1.001 होल पावर 8। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 0.001 होल पावर 8। अब देखिए ये कैसे लग रहा है? 1 प्लस एक्स होल पावर n के रूप में लग रहा है ना? तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? 1 एज इट इज रखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये n की वैल्यू कितनी है? 8। ये वाला 0.001, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 0.001 इंटू 8 करेंगे तो 8, तो इसका आंसर आ गया आपको 1.008। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को, है ना? आने वाले अगले वीडियोस में उस दिक्कत को दूर कर दूंगा, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखना है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n दिखे और x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, किसके कंपेरिजन में? 1 के कंपेरिजन में, राइट? तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? यहाँ पे देखिए 99 पावर 5 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 1। 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो ये आपका हो गया पावर 5 एज इट इज, लिख सकते हैं ना? तो यहां से आप 100 को बाहर निकालिए, तो ये 100 आपने बाहर निकाला, तो जब ये 100 ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो 5 इसके ऊपर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 100 चला गया तो 1 आ गया, इसके पास 100 नहीं था तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/100। बराबर। पावर कितना रह गया? 5। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, 100 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 पावर 2। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 पावर 2। और होल पावर कितना है? 5। ये वाला 1 माइनस 1/100 कितना होता है? 0.01। बराबर है। नेक्स्ट, इसका पावर कितना है? 5। अब ये वाली चीज देखिए आप, 1 माइनस एक्स होल पावर 5 के जैसा लग रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 10, 10 पावर 10 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस एज इट इज लिखेंगे, n कितना है? 5 इंटू 0.01। बराबर है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये होगा 10 पावर 10 इंटू 1 माइनस 0.05। बराबर। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.95 इंटू 10 पावर 10। ये इसका आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली जो अप्रोक्सीमेशन है, अभी तक जो अप्रोक्सीमेशन थी ये कौन सी वाली थी? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कौन सी अप्रोक्सीमेशन थी ये? बाइनोमियल। अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्रोक्सीमेशन होते हैं, जैसे कि उन्हें बोला जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये तभी लगाए जाते हैं जब थीटा की वैल्यू 5 डिग्री के आसपास हो, या तो 5 डिग्री होना चाहिए, उससे कम डिग्री होना चाहिए। डिग्री बोल रहा हूँ, रेडियन नहीं, है ना? तो यहाँ पे थीटा अगर छोटा हो, किससे छोटा हो? 5 डिग्री से, तो उस टाइम में ये फॉर्मूले काम करेंगे। तो जब थीटा छोटा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा बोल के मान सकते हैं हम, है ना? और कॉस थीटा की वैल्यू को 1 माना जाएगा और टैन थीटा की वैल्यू को भी थीटा माना जाएगा। कब? जब थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को थीटा मान लेंगे, कॉस थीटा को 1 मानेंगे और टैन थीटा को थीटा मानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखना इधर, साइन 1 डिग्री बोला है। कितना बोला है? साइन 1 डिग्री। तो अब यहाँ पे साइन 1 डिग्री में कैसे करेंगे? अब बताइए, यहाँ पे जो थीटा है ये मोर देन 5 डिग्री है कि लेस देन 5 डिग्री है? लेस देन 5 डिग्री है ना?
तो लेस देन 5 डिग्री होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट थीटा बोल के लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 डिग्री। अब डिग्री में नहीं चाहिए मेरे को, रेडियन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वाला क्या दिया है tan 2 डिग्री। अब बताइए 2 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो इसका आंसर चुपचाप हम लिख देंगे कितने डिग्री 2 डिग्री बोल के लिख देंगे, सही है। अब बताओ 2 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, तो ये वाला 2 ये वाला 180 काट देंगे तो आंसर क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाई 90 रेडियन। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्या दिया है cos 1 डिग्री। अब बताइए cos में अगर एंगल छोटा होता है तो चुपचाप इसको किसके बराबर मानना होता है 1 के बराबर, डिग्री नहीं सिर्फ 1 बोल के माना जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अभी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर किसी भी चैप्टर में चले जाइए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कौन से भी टॉपिक में चले जाइए, आपको ये वाली चीज बार बार मिलती रहेगी, जो कि चेंज, रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज, ये तीन टाइप के चेंज आपको क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। खास करके आपका जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला सेकंड फर्स्ट चैप्टर है पीयूसी फर्स्ट ईयर के लिए, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, उसके अंदर तो एक टॉपिक ही दिया है इसके ऊपर, है ना। तो पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं, है ना। चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, सही है। क्या बोला है मैंने, सपोज एक्स इज ए क्वांटिटी विच हैज इनिशियल वैल्यू एक्स आई एंड फाइनल वैल्यू एक्स। चेंज मतलब बदलाव, बदलाव के अंदर चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती है, पहले कुछ था बाद में कुछ हो चुका है, तो इसमें जो बदलाव आया है उसे हम चेंज कहेंगे, सही है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला है कि हमारे पास कोई चीज है एक्स, है ना, इस एक्स की पहले वैल्यू कितनी थी एक्स आई, बाद में देखा हमने तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई एक्स एफ। तो अब बताइए एक्स आई और एक्स एफ में चेंज है ना, तो वो चेंज कितना है देखने के लिए हमने क्या लिखा है चेंज इन एक्स, उसको लिखा जाएगा डेल्टा एक्स। किससे लिखा जाएगा डेल्टा, डेल्टा क्या दिखाता है आपको चेंज, यानी कि चेंज का सिंबल जब भी हम लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा डेल्टा। अब किसके अंदर चेंज है एक्स के अंदर, तो कैसे निकालेंगे एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू। आई होप ये समझ में आया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं कि आपकी हाइट 2 साल पहले जितनी थी और आज जितनी है, इसमें चेंज कितना है, तो क्या करेंगे आप आज की हाइट में से 4 साल पहले वाली या 2 साल पहले वाली हाइट को माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा आप बोलेंगे कि हाँ इतना चेंज है, राइट। तो चेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है चेंज हम किस में फाइंड कर रहे हैं एक्स में, तो एक्स की फाइनल वैल्यू में से एक्स की इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है चेंज, डेल्टा क्या दिखाता है यहाँ पे चेंज। अब चेंज कैसे फाइंड किया जाएगा, किसी भी चीज का फाइनल वैल्यू माइनस उस चीज का इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना इधर, चेंज अगर बड़ा हो, है ना, चेंज की वैल्यू अगर बड़ी है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे डेल्टा, क्या यूज करेंगे डेल्टा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी हाइट 4 साल पहले जितनी थी और आज जितनी है, इसके बीच में जो चेंज आया है वो थोड़ा चेंज है कि बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है ऑब्वियसली, है ना। 4 साल पहले आपकी हाइट इतनी नहीं थी जितनी आज है ना, तो इसके अंदर चेंज ज्यादा है। अगर मैं ऐसे बोलूं कल आपकी हाइट कितनी थी और आज आपकी हाइट कितनी है, इसके बीच में अगर चेंज देखेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा कि बहुत छोटा सा चेंज मिलेगा, जो कि फील भी नहीं होगा, उतना छोटा चेंज होगा। जब छोटा चेंज आता है तो हम यूज करेंगे डी, जब बड़ा चेंज आता है तो हम यूज करेंगे डेल्टा। डी और डेल्टा दोनों चेंज के लिए ही है, किसके लिए है चेंज के लिए। अगर मैंने लिखा है डेल्टा एक्स यानी कि एक्स में बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है। अगर मैंने लिखा डी एक्स तो हम समझेंगे कि एक्स बहुत छोटा सा चेंज हुआ है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो अच्छा खासा चेंज है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 है ये भी ठीक ठाक चेंज है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 है ये भी ओके ओके टाइप का चेंज है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 100 है ये बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि सारे चेंजेस बड़े कैटेगरी में ही आते हैं। अब मान लीजिए डेल्टा एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू 0.0004 इतना चेंज हुआ है। अब बताइए ये चेंज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अभी इससे भी छोटा हो सकता है, ये वाला देखिए 0.000005। अब बताइए इसके अंदर जो बदलाव आया है बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। तो ऐसे वाले चेंजेस को हम किससे दिखाएंगे डीएक्स से। अच्छे बड़े वाले चेंजेस को किससे दिखाएंगे हम डेल्टा एक्स से। आई होप डीएक्स और डेल्टा एक्स में आपका कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा, राइट। डेल्टा मतलब चेंज के लिए होता है, उसके सामने जो लगा होता है उसका चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वी लिखा है तो हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको चेंज इन वेलोसिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट डी क्या है इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चेंज। इनफाइनेटिसिमल मतलब एक किसी चीज के इनफाइनेट टुकड़े कर देंगे तो जो चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे इनफाइनेटिसिमल
चेंज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना इधर, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसे आती है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी है और इनिशियल वैल्यू छोटी है। क्यों? डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब बताइए, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर अगर माइनस करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव आएगा ना। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इनिशियल वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी आपका चेंज कैसे आ सकता है? पॉजिटिव। इसका मतलब आपका जो एक्स है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। पहले कम था, बाद में ज्यादा हुआ है, यानी कि इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ पे देन एक्स इज इंक्रीजिंग, या फिर इसके अंदर गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन। जब भी चेंज पॉजिटिव आए तो समझ जाना वहां पे कुछ बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कब नेगेटिव आ सकता है? बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस करते हैं तो प्लस आता है, वहीं पे अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर लेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब फाइनल वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी कि फाइनल में छोटा, यानी कि पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब वैल्यू कम हो चुकी है। तो इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? देन एक्स इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। कब होगा लॉस? जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसी आएगी आपको? नेगेटिव। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए लास्ट एक टॉपिक क्या है इसमें, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। अगर चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब पहले जितना था अब भी उतना ही रहा होगा, ना तो बढ़ा ना तो घटा। अगर बढ़ता तो पॉजिटिव चेंज, घटता तो नेगेटिव चेंज। अगर बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, यानी कि दोनों टाइम पे सेम था, तो चेंज कितना आएगा? जीरो। सही है। देन एक्स इज कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड चेंज इन स्पीड। यहाँ पे बॉडी की स्पीड पहले कितनी थी? 6, बाद में कितनी हो गई? 20। तो यहाँ पे चेंज कितना है बोल के पूछ रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूं, v इनिशियल इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो यहाँ पे जो चेंज आया है डेल्टा v बोल के लिखा जाएगा, विच इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 6। बताइए चेंज कितना हुआ? 14 मीटर पर सेकेंड। अब बताना चेंज के अंदर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव आया। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। देखना भी आप, पहले 6 थी अब 20 हो गई, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई ना। कितना बढ़ गई? 14। आई होप ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए बॉडी सीन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स 120 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन स्पीड। पहले आपने देखा तो इसकी स्पीड 120 थी, बाद में आपने देखा तो इसकी स्पीड 40 हो गई। चलिए इसको फाइंड करके बताना मेरे को कि यहाँ पे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। यस, अगला जो चेंज आता है उसे कहते हैं रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज, है ना। ये थोड़ा याद रख लेना, रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज। अब रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज क्या है, मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। अभी फिलहाल इतना देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव चेंज फाइंड करने के लिए आपको चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू करना होता है। चेंज को किससे डिवाइड करेंगे? इनिशियल वैल्यू से। तो कौन सा चेंज मिलेगा आपको? रिलेटिव चेंज। तो यहाँ पे देखना, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आई। सही है। चेंज इन एक्स डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स करेंगे तो कौन सा चेंज पता चला आपको? रिलेटिव चेंज। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूं। सॉरी। द लेंथ ऑफ द रॉड becomes 110 सेंटीमीटर फ्रॉम 100 सेंटीमीटर ड्यू टू हीटिंग, फाइंड इट्स फ्रैक्शनल चेंज। मेरे पास कोई रॉड था, उसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, मैंने इसको गर्म किया तो अब इसकी लेंथ हो गई 110 सेंटीमीटर। तो मेरे को यहाँ पे बताना है कि फ्रैक्शनल चेंज कितना आया। तो कैसे निकालेंगे देखना, इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। फाइनल वैल्यू कितनी है? 110 सेंटीमीटर। तो मेरे को चाहिए रिलेटिव चेंज। सही है। रिलेटिव चेंज के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आई लिखना होता है ना। तो डेल्टा एक्स के लिए आप क्या लिखेंगे? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्स इनिशियल। अब बताइए एक्स फाइनल कितना है आपका? 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 बराबर है। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 100, तो विच इज इक्वल टू 0.1। इसका मतलब क्या है पता है आपको? 100 सेंटीमीटर के रॉड के अंदर 10 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हर सेंटीमीटर में कितना बढ़ रहा है? हर सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा है। एक सेंटीमीटर में 0.1 बढ़ा है, दूसरे सेंटीमीटर में 0.1 बढ़ा है, यानी कि हर एक सेंटीमीटर में 0.1 बढ़ता जा रहा है। तो अब बताना आप, एक सेंटीमीटर में अगर 0.1 बढ़ेगा तो 10 सेंटीमीटर में कितने 0.1 बढ़ेंगे? 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है।
10 सेंटीमीटर में जब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 100 सेंटीमीटर में ऐसे 10 10 10 पे एक एक बढ़ रहा है, तो टोटल में 10 बढ़ जाएगा। सही है। रिलेटिव चेंज क्या बताता है, एक यूनिट वैल्यू में, यानी कि टोटल वैल्यू का चेंज नहीं चाहिए, हर यूनिट वैल्यू में कितना कितना चेंज आया, उसे कौन बताता है, रिलेटिव चेंज। कौन बताएगा, रिलेटिव चेंज। अब जैसे कि इस रॉड के केस में टोटल चेंज कितना आ रहा है, 110 माइनस 100 करेंगे तो 10 आ रहा है, यानी कि टोटल रॉड के अंदर जो चेंज आया है वो है 10 सेंटीमीटर। टोटल कितने सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, तो हर सेंटीमीटर में कितना इंक्रीज हुआ है, 0.1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर प्लस आया तो इंक्रीज, माइनस आया तो डिक्रीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आता है वो होता है परसेंटेज चेंज। क्या होता है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज बताता है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, यानी कि चेंज का भी परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा है। तब देखना है यहाँ पे रिलेटिव चेंज को कुछ नहीं करना है, आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है ना। कौन से चेंज को, रिलेटिव चेंज को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ है। सॉरी। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक बॉडी की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में हो गई 15 मीटर पर सेकंड, तो आपको बताना है कि इसमें स्पीड कितनी चेंज हुई परसेंटेज। तो इसके लिए मैं लिख दूं इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू होगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बताना है इसमें कितना आएगा, 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि टोटल में वेलोसिटी में जो चेंज आया, स्पीड में जो चेंज आया वो किसके बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसमें रिलेटिव चेंज फाइंड करूं तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इनिशियल करना पड़ेगा मुझको, तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इनिशियल वैल्यू। सही है। तो ये और ये काट दिए तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2। सही है। तो ये हो गया आपका 0.5। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज चेंज तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव चेंज इनटू 100 करेंगे। 0.5 इंटू 100% विच इज इक्वल टू 50%। सही है। जरा देखना इसमें, पहले आपकी वैल्यू कितनी थी 10, बाद में कितनी हो गई 15, तो कितना बढ़ गया 5। अब बताना 5 इस 10 का कितना होता है 50%, यानी कि इस बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज आया वो कितने परसेंट है 50%। इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद चेंज, रिलेटिव चेंज और परसेंटेज चेंज, ये सभी कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं आपको आपकी किसी भी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल ही जाएगा, तो ये चीज़ों को आप नेग्लेक्ट मत करिए। राइट। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट स्लाइड पे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कोर्स अगर आपकी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।